ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जो कि कुछ इंटरनल काजेज होते हैं प्लांट्स के अंदर। वो इंटरनल काजेज जो हैं वो प्लांट्स में जो मूवमेंट्स करवाते हैं, ऐसी मूवमेंट्स को पैराटोनिक मूवमेंट्स कहते हैं। पैराटोनिक मूवमेंट्स को हम फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक है ट्रोपिक मूवमेंट्स और दूसरी है नास्टिक मूवमेंट्स। ट्रोपिक मूवमेंट्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ट्रोपिक मीन्स टर्न, कि ये प्लांट के स्टेम को टर्न करती हैं किसी पार्ट की तरफ। ये ग्रीक वर्ड ट्रोपो से डिराइव किया गया है वर्ड, जिसका मतलब है टर्न। तो इससे क्या होता है कि प्लांट का पूरा ऑर्गन वो कर्व करता है किसी खास स्टिमुलस की तरफ, जैसा कि लाइट हो सकती है, ग्रेविटी, या टच स्टिमुलस। जैसा कि वो बेल है किसी दीवार पे या किसी दरख्त के तने के साथ साथ वो मूव करना शुरू कर देती है। तो बेल के टेंड्रिल जैसे ही किसी सॉलिड सरफेस को वो टच करते हैं तो वो उसके अराउंड वो मूव टर्न करना शुरू कर देते हैं। और ट्रोपिक मूवमेंट से में ये भी हमें पता है, जो स्टेम है, स्टेम हमेशा अपवर्ड मूव करता है। और इसकी ये भी वजह होती है कि स्टेम्स अगेंस्ट द ग्रेविटी इसलिए मूव करते हैं कि वो सनलाइट की तरफ रेस्पॉन्स कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे फोटोट्रोपिज्म। ये फोटोट्रोपिज्म, ये पौधे के पार्ट्स रोशनी को रेस्पॉन्स करते हैं। जब वो रोशनी को रेस्पॉन्स करते हैं तो प्लांट के स्टेम्स में और रूट्स में डिफरेंशियल ग्रोथ आती है, जैसे कि फोटोट्रोपिज्म। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म हो सकती है या फिर नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म हो सकती है। जो रूट्स है, रूट्स क्योंकि अगेंस्ट द सनलाइट या टूवर्ड्स द ग्रेविटी मूव करते हैं, तो रूट्स की मूवमेंट्स नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म कहलाएगी, जबकि इसके ऑपोजिट स्टेम्स की मूवमेंट पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट्स कहलाएंगी। इसी तरह सेकंड इसकी जो टाइप है वो है थिकमोट्रोपिज्म। थिकमोट्रोपिज्म ये खास रेस्पॉन्स है जिसे हम टच स्टिमुलस कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो बेल बूटे हैं, जो क्लाइंबिंग वाइन्स हैं, जैसा कि अंगूर की बेल है या किसी और जो है ब्लू बेल की हो सकती है, तो जब वो किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आती है तो उस बेल के ऑपोजिट साइड पे जो है वो ग्रोथ की डिफरेंशियल चेंजेस आती हैं। इन ग्रोथ की डिफरेंशियल चेंजेस की वजह से जो टेंड्रिल है वो कॉइल करना शुरू कर देते हैं किसी भी स्पोर्ट के अगेंस्ट। उसके अलावा जो कीमोट्रोपिज्म है, ये किसी भी केमिकल सिग्नल्स की तरफ हो सकती हैं। These movements are in response to some chemicals is called as chemotropism। जैसा कि हमने देखा है फंजाई की जो हाइफे होती हैं, फंजाई की हाइफे स्पेशली मूव करते हैं केमिकल सिग्नल्स की तरफ। तो इसी वजह से हमें इन कहते हैं कीमोट्रोपिज्म। जहाँ पे उनको खुराक मिलेगी, रोटिंग डाइट मिलेगी, रोटिंग फूड मिलेगा, तो उसी तरफ जो है फंजाई की हाइफे ज्यादा मूव करना शुरू कर देते हैं, वो ज्यादा ग्रोथ करनी शुरू कर देती हैं उस तरफ। फोर्थ इसकी क्लासिफिकेशन है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो वाटर को कहते हैं, ट्रोपिज्म टर्न को कहते हैं, यानी कि वाटर की तरफ मूवमेंट्स। तो प्लांट्स की जितनी भी रूट्स हैं वो पानी की तरफ मूव करती हैं तो वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कहलाएंगी। जबकि शूट्स हैं वो जमीन से दूर जा रही होती हैं, पानी सरफेस से ऊपर की तरफ उठ रही होती हैं, तो इसी वजह से इनको हम नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट्स कहेंगे। बहुत आसान है, 4 ग्रुप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। फोटोट्रोपिज्म, थिकमोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म एंड हाइड्रोट्रोपिज्म, यानी कि चार ग्रुप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। पांचवी इसकी है जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म ये ग्रेविटी की रिस्पॉन्स करते हैं। क्लियर है कि जो शूट्स होंगी, जो तने होंगे, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करेंगे, और जो रूट्स होंगी वो टूवर्ड्स द ग्रेविटी मूव करेंगे, वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म कहलाएंगे। सेकंड मेजर ग्रुप जो है इसमें वो है नास्टिक मूवमेंट्स।
नॉस्टिक मूवमेंट्स ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं प्लांट्स की। कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलस होते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट प्लांट्स में नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं, इनकी डायरेक्शन क्लियर नहीं होती। नॉस्टिक मूवमेंट्स को फर्दर दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, निक्टिनास्टी एंड हेप्टोनास्टी। निक्टिनास्टी मूवमेंट्स है, ये डिफरेंशियल ग्रोथ होती है प्लांट्स में, और ये स्पेशली प्लांट्स के अंदर टर्गर प्रेशर और ग्रोथ चेंजेस होती हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, टर्गर प्रेशर एंड ग्रोथ चेंजेस। आगे मजीद इसको हम, इसकी दो टाइप्स हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए फोटोनास्टी एंड टाइप बी थर्मोनास्टी। फोटोनास्टी रोशनी का सनलाइट का सिग्नल होगा। ये फोटो पीरियड का जो रिस्पॉन्स होता है, फोटो पीरियड का रिस्पॉन्स सीड्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, ये भी स्पेशली फोटोनास्टी के अंदर आता है। उसके अलावा स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो भी फोटो नास्टी की वजह से है। दूसरी जो कैटेगरी है थर्मोनास्टी, टेम्परेचर की वजह से, जो टेम्परेचर को सेंसिटिव है, टेम्परेचर को रिस्पॉन्स करती है। तो वो से फ्लावर्स के जो फ्लावर्स के जो पेटल्स हैं वो रात को फोल्ड हो जाते हैं और दिन की रोशनी में ओपन हो जाती हैं, जैसे कि टूलिप प्लांट्स के जो फूल हैं रात के वक्त बंद हो जाते हैं और दिन के वक्त वो ओपन हो जाते हैं। तो वो टेम्परेचर को असल में डिटेक्ट कर रहे होते हैं। टेम्परेचर को डिटेक्ट करने से इस तरह से वो रिस्पॉन्स करते हैं कि इनके जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स के अपवर्ड और इनवर्ड जो है वो ग्रोथ चेंज होती है। अपवर्ड साइड पे और इनवर्ड साइड पे ग्रोथ चेंज होता है रात के वक्त और वो बंद हो जाते हैं, और दिन के वक्त इसी के ऑपोजिट जो है वो ग्रोथ होगी, तो वो दिन के वक्त जो पेटल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स है जो नास्टिक मूवमेंट्स की दूसरी क्लासिफिकेशन में आती हैं। ये कांटेक्ट को रिस्पॉन्स करती हैं, जैसा कि विनस फ्लाई ट्रैप। ये ऐसा पौधा होता है कि जिसके ऊपर अगर आगे कोई फ्लाई बैठ जाए या कोई इंसेक्ट बैठ जाए तो ये फौरी से उसके जो लीफ हैं वो फोल्ड हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो वो उस फ्लाई को, उस मक्खी को वो कैप्चर कर लेते हैं। तो ये टच का रिस्पॉन्स होता है, जैसे इस लीफ सरफेस के ऊपर वो टच रिस्पॉन्स होता है तो वो खुद को फोल्ड कर लेते हैं और उसको ये शिकार कर लेते हैं आने वाले इंसेक्ट को। तो लिहाजा ये ऐसी जो मूवमेंट्स हैं ये कॉन्टेक्ट के रिस्पॉन्स की वजह से होती है। अच्छा, अब ये जितने भी प्लांट्स की मूवमेंट्स हैं, प्लांट्स के अंदर कुछ खास सब्सटेंसेस होते हैं। ये खास सब्सटेंसेस जो है ये प्लांट्स की मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। प्लांट्स के इन सब्सटेंसेस को ग्रोथ सब्सटेंसेस भी कहते हैं या प्लांट हार्मोन भी कहा जा सकता है। These plant hormone and growth substances plays a major role in controlling the different types of the plant's movements. प्लांट्स का जैसे हमें बखूबी पता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, जैसा कि एनिमल्स मूव करते हैं, अगरचा कि हमने ये देखा है कि प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसी मूवमेंट्स हैं जो कि हार्मोन्स के जरिए कंट्रोल होती हैं, जो भी हमने डिस्कस की हैं पिछले 2 दिनों में। इन सब के अंदर जो मुख्तलिफ हार्मोन रोल प्ले करते हैं। एक हार्मोन होता है ऑक्सिन, जिसको हम इंडोल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ये जो तने होते हैं, जो बर्ड्स होती हैं, जो स्टेम्स या ब्रांचेस के जो टर्मिनल पार्ट्स होते हैं, वहाँ पे ये सेल्स की अनइक्वल एलार्जमेंट को प्रमोट करते हैं। जब सेल्स की अनइक्वल एलार्जमेंट, यानी कि एक साइड से वो बड़ा हो रहा है, दूसरे साइड से वो छोटा रह रहा है, और ये सनलाइट को डिटेक्ट करके मुख्तलिफ सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं सेल्स के अंदर ही। तो ये ऑक्सीजन का बड़ा रोल होता है तने की ग्रोथ के अंदर। इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, प्लांट्स की रूट्स को भी वो इसी तरह पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म में कंट्रोल करते हैं। स्टेम्स की नेगेटिव जियोट्रोपिज्म को इसी तरह कंट्रोल करते हैं। ऑक्सीजन जो है स्पेशली रूट सेल्स होते हैं जो प्लांट्स के रूट सेल्स को इनहिबिट करते हैं।
उनको इनहिबिटरी एक्शन की मदद से उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। और जो कुछ अपर सरफेस के सेल्स होते हैं वो उनको इलोंगेट करते हैं। इस तरह से अपर सरफेस, जो रूट्स की अपर सरफेस के इलोंगेट होते हैं कि रूट जो है वो नीचे की तरफ झुकती है। ऑक्सीजन जो है दूसरी तरफ स्टेम्स की जो ग्रोथ है उसको, तो जैसे अभी मैंने बताया कि एक वाजिया तौर पे वो बहुत ज्यादा एक्टिविटी वहां पे पैदा करते हैं, बहुत ज्यादा वहां पे ग्रोथ को प्रमोट करते हैं स्टेम्स के अंदर, जबकि इसके बरक्स रूट्स के अंदर इनकी एक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती। अच्छा, नास्टिक मूवमेंट जो है ये अभी हमने पढ़ा कि एक्सटर्नल सिग्नल की वजह से होती है। ये कुछ बैलेंस और रेशियो कायम होती है। दो हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स में दो हार्मोन्स के अंदर बैलेंस को मेंटेन करना होता है। उन दोनों हार्मोन की मुख्तलिफ रेशियो होती है, मुख्तलिफ कंसंट्रेशन, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ कंसंट्रेशन प्लांट्स के मुख्तलिफ ऑर्गन्स के ऊपर एक्ट करती है। वो दो हार्मोन्स कौन कौन से हैं? एक है जिब्रेलिन और दूसरा है अब्सिसिकेशन, जिसको हम अब्सेशन भी कहते हैं। ये दोनों हार्मोन की मुख्तलिफ कंसंट्रेशन मुख्तलिफ अंदाज से प्लांट्स की नास्टिक मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। एपिनासी जो है, एपिनासी मूवमेंट्स वो ऑक्सीजन की वजह से कंट्रोल होती है, और हाइपोनासी जो है वो जिब्रेलिन्स की वजह से कंट्रोल होती है। अब हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट्स इन एनिमल्स। प्लांट्स की स्पोर्ट्स को तो हमने डिस्कस कर लिया, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी था। बहरहाल इसमें अगर हम इसके पॉइंट्स बना के इसको मेमोराइज करने की कोशिश करें तो उसको आसानी हम इसको मेमोराइज कर सकते हैं। बल्कि इसका एक फ्लो शीट, इसकी डायग्राम भी बनाई जा सकती है, जिसमें आप डिवाइड कर सकते हैं कि द मूवमेंट्स इन प्लांट्स, उसके बाद ऑटोनोमिक मूवमेंट्स, पैराटोनिक मूवमेंट्स, उसी के बाद फिर इसी तरह पैराटोनिक मूवमेंट्स को मजीद आप नास्टिक मूवमेंट्स, उसके बाद थर्मोनास्टिक, उसको मजीद चार्ट को उसी तरह आप ऑटोनोमिक मूवमेंट्स का फ्लो चार्ट बना सकते हो। तो प्लांट्स की मूवमेंट्स बहरहाल मेमोराइज करने में आसानी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें से ऑब्जेक्टिव के एमसीक्यूज के पार्ट बहुत ज़्यादा बनते हैं, और मोस्टली हर साल एग्जाम में से यहाँ से कोई एक या दो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू जरूर एग्जाम में आते हैं, और एक आध लॉन्ग क्वेश्चन भी आया होता है। अब हम मूव करते हैं प्लांट्स के बाद एनिमल्स की तरफ। एनिमल्स की जो मूवमेंट्स हैं ये भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। एनिमल्स की मूवमेंट्स तो बज़ाहिर एनिमल्स चलते फिरते भागते दौड़ते नजर आते हैं। एनिमल्स में हमें पता है कि एक हड्डियों का फ्रेमवर्क होता है, एक बोन्स का स्केलेटन होता है, जिसको हम ये जो रिजिड किस्म का स्ट्रॉन्ग स्केलेटन होता है, ये बॉडी को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और मूवमेंट में मदद देता है। उसके अलावा फोर्थ फंक्शन, ये मिनरल्स को बैलेंस करता है, खास तौर पे कैल्शियम और फॉस्फेट को। कैल्शियम और फॉस्फेट को भी यही बोनी एंडोस्केलेटन एनिमल्स के अंदर इसको रेगुलेट करता है। अच्छा, ये जो एंडोस्केलेटन है ये भी मुख्तलिफ टाइप्स की होती हैं। कुछ एनिमल्स के अंदर ये जो एंडोस्केलेटन है ये एक्सोस्केलेटन है, उनकी बॉडी के बाहर पाया जाता है, जैसे कि तमाम इंसेक्ट्स के अंदर, आर्थ्रोपोड्स के अंदर, ये सब इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। जबकि लार्जर एनिमल्स में एंडोस्केलेटन उनकी बॉडी के अंदर पाया जाता है, इसको हम कहते हैं एंडोस्केलेटन, बोनी स्केलेटन। एक थर्ड टाइप भी होती है स्केलेटन की। थर्ड टाइप है जो कि बहुत ही सिंपल मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। इनके अंदर वाजिया तौर पर कोई वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता, हार्ट नहीं होता, इनके अंदर जो है वो वाजिया वेल डेवलप एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, लिहाजा इनके स्ट्रक्चर्स बहुत सिंपल होते हैं। लिहाजा नेचर ने इनके अंदर जिस तरह का स्केलेटन जो किया है वो खास स्केलेटन है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, वाटर के ऊपर जो मुश्तमिल होता है। ऐसे एनिमल्स के अंदर हार्ड स्केलेटन नहीं होता, बल्कि इनका एक जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है,
गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इनकी बॉडी के अंदर एक ही कैविटी होती है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हो, जैसे एक आटे का थैला है या चावलों का थैला है, अगर उसको एक बोरी है, उसको एक तरफ से ओपन कर दे और दूसरी तरफ से वो बंद रहे, वो जो बैग होगा, तो ऐसे एनिमल्स का जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है वो इस बैग की तरह है कि जिसमें अगर आप पानी डाल दो कि इनकी इनकी जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है ये एक साइड से ओपन होती है और एक साइड से क्लोज होती है। ये इन एनिमल्स की सिलोम भी कहती है, इसको हम सिलोम भी कहते हैं। और इसके अंदर वाटर फिल होता है, जब इसके अंदर वाटर फिल होता है तो इसकी पूरी पोजीशन इरेक्ट मेंटेन हो जाती है एनिमल की, जैसा कि हाइड्रा। हाइड्रा माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और बिल्कुल इरेक्ट, जैसे ग्लास खड़ा होता है, ग्लास को रख दिया जाए कि उसमें पानी डाल दिया जाए तो वो बिल्कुल सीधा खड़ा रहे, तो इसी तरह हाइड्रा की बॉडी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में मुश्तमिल होती है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बॉडी को सपोर्ट देता है, उसके अलावा बॉडी के मसल्स को कोलैप्स होने से बचाता है, इसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस पैदा करता है। उसके अलावा ये बॉडी में एक मोटिलिटी भी पैदा करता है हाइड्रा में। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन किस किस में पाया जाता है? नाइडेरियंस के अंदर, एनिलिड्स के अंदर, और दूसरे जो बहुत से शॉर्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स हैं, इन सब के अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पाया जाता है। अगर हम बात करें नाइडेरियंस में, जिसमें सी एनिमल में हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है, हाइड्रा है एग्जाम्पल, हाइड्रा जैसे बताया, तो वो वाटर से फुल हो जाता है और इसके जो टेंटेकल्स हैं ऊपर फिंगर लाइक जो ऑब्जेक्शंस होते हैं वो भी इरेक्ट हो जाते हैं। अब ये जो इसके फिंगर लाइक ऑब्जेक्शन है, जिसके सेंटर में माउथ होता है, सेंटर में माउथ और फिंगर लाइक ऑब्जेक्शंस होते हैं, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये बॉडी को अब मूव करने में मदद देते हैं। ये सरफेस के साथ अटैच होते हैं, उतरते हैं, फिर नई जगह पे अटैच होते हैं। लिहाजा इसी उसके अलावा हाइड्रा की जो बॉडी होती है इसमें दो किस्म के मसल होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स, जैसे कि ह्यूमन स्टमक में होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल जो लंबाई के रुख चलते हैं और दूसरे मसल्स वो जो सर्कुलर गोलाई के रुख होते हैं उनको कहते हैं हम सर्कुलर मसल। ये अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव मतलब कि जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सर्कुलर मसल्स रिलैक्स करेंगे, और जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इलोंगेट करेंगे। तो ये अल्टरनेटिव मूवमेंट जो होती है हाइड्रा के अंदर मसल्स की, तो ये एनिमल्स को इस काबिल बनाती हैं कि एनिमल जो है वो मूव कर सके। इससे इसकी अपराइट पोजीशन भी मेंटेन रहती है और एनिमल मूव करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अर्थवर्म की, कैचवे के अंदर भी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है। कैचवे के अंदर ये ट्रिपल ब्लास्टिक एनिमल है, इसके अंदर सिलोम भी होती है। या फर्स्ट ईयर के चैप्टर 10th में ये सारी बातें पढ़ के आए हो, ट्रिपल ब्लास्टिक सिलोमिक एनिमल। अर्थवर्म की एक ये भी प्रॉपर्टी होती है कि इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। ये आप लोगों को जब हमने पिछला चैप्टर एक्सक्रीशन पढ़ा था वहां पे डायग्राम में हमने डिस्कस भी किया था कि अर्थवर्म की बॉडी सेगमेंटेड होती है और हर सेगमेंट के अंदर इसका सेपरेट से सिलोमिक कंपार्टमेंट होता है। हर बॉडी में जो सेपरेशन है उस वो सेपरेशन खास दीवार की वजह से होती है, जिसको हम सेप्टा कहते हैं। तो अर्थवर्म के अंदर भी दो किस्म के ही मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सर्कुलर मसल्स रिलैक्स करते हैं, और इसी तरह जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स करते हैं, तो बॉडी के ऊपर एक अल्टरनेटिव वेव्स पैदा होती हैं। बॉडी के ऊपर अल्टरनेटिव वेव्स पैदा होती हैं कॉन्ट्रैक्शंस की और इलोंगेशन की, और अर्थवर्म जो है वो मट्टी में वो है वो मूव करना शुरू कर देता है। उसके अलावा इनके सेगमेंट के साथ, हर सेगमेंट के साथ कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम सीटा कहते हैं। ये सीटा की मदद से भी अपनी बॉडी को मूव करते हैं।
ये डायग्राम है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये अर्थवर्म है, सेगमेंटेड बॉडी है, एनिमल आगे की तरफ मूव कर रहा है। अगर हम इस पोजीशन को देखें तो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड है, और सर्कुलर मसल्स वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड है। और इस पोजीशन पे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड है और सर्कुलर मसल्स वो इलोंगेटेड है, वो फैले हुए हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो वेव है ये बॉडी के ऊपर ट्रेवल करती है, और जो अर्थवर्म है ये आगे की तरफ मूव करता है। पहले इसकी पोजीशन ये थी, अब इसकी ये है, और बाद में ये हो जाती है। यानी कि अभी देखें यहाँ पे इसका हेड है, वो यहाँ पे सोलन है, यहाँ पे ये इलोंगेटेड है, और इसी तरह यहाँ पे ये दोबारा से कॉन्ट्रैक्टेड है। ये थ्री पोजीशन इसकी बन गई। अर्थवर्म ये इसी तरह से मूव करता है जमीन के ऊपर। और यहाँ पे आप देखें डायग्राम में ये छोटे छोटे सीटे हैं। सीटे जो है जिस ये किसी सरफेस के साथ बॉडी को अटैच करने में या फिक्स करने में मदद देते हैं। जिस पोजीशन के ऊपर ये सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल की खास वेव है, लॉन्गिट्यूडनल मसल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड है और सर्कुलर मसल यहाँ पे इलोंगेटेड हुए हैं। यहाँ पे सीटें बाहर की तरफ निकल आती हैं और वो सॉलिड सरफेस के साथ बॉडी को फर्मली अटैच करने में मदद देते हैं। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की बात करें तो सी एनिमल को जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि इस तरह ये एनिमल है, तो इसके अंदर एक खाली ब्लैक स्पेस होती है। इस ब्लैक स्पेस के अंदर जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, तो ये इसका माउथ है और माउथ के सराउंडिंग ये टेंटेकल्स है। जैसे इसमें वाटर फील होता है और ये एक जेट प्रोपेशनल की तरह पीछे की तरफ मूव करता है, तो वाटर जो है इसमें एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पे काम कर रहा होता है। अच्छा, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के बाद जो दूसरी टाइप है उसको हम कहेंगे एक्सोस्केलेटन। इंसेक्ट्स के अंदर जो पाया जाता है एक्सोस्केलेटन काफी हार्ड होता है, और आप देख सकते हैं कि जो गार्डन के अंदर जो सिपियां पाई जाती हैं बागों के अंदर या दरख्तों के नीचे, जो स्नेल्स पाए जाते हैं, सिपियां, घोंघे वगैरह, तो वो भी एक शेल के अंदर एनिमल रहता है। तो जब कोई इसको खतरा लायक होता है तो वो एनिमल अपने शेल के अंदर वापस चला जाता है। ये स्केलेटन काफी हार्ड होता है, कैल्शियम इसके अंदर मौजूद होता है, फॉस्फेट होता है, ये नॉन लिविंग होता है, दैट इज वेरी इनर्ट। इनर्ट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और ये नॉन लिविंग होता है। अच्छा, इस एक्सोस्केलेटन के अगर हम स्ट्रक्चर को डीपली स्टडी करें तो एक्सोस्केलेटन का स्ट्रक्चर दो पार्ट्स में मुश्तमिल होता है। एक इसका है एपिक्यूटिकल, जो सबसे एक्सटर्नल होता है बॉडी के ऊपर, सबसे बाहर वाली लेयर एपिक्यूटिकल कहलाएगी। और दूसरी लेयर है जो एपिक्यूटिकल के नीचे की तरफ पाई जाती है, उसको हम कहते हैं प्रोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल तीन हिस्सों में मुश्तमिल होती है। एक है उसमें एक्सोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल, और एंडोक्यूटिकल के नीचे मेम्ब्रेनस लेयर जिसमें बॉडी की एपिथेलियम भी मौजूद होती है। ये मेम्ब्रेनस लेयर एंडोक्यूटिकल को रिलीज करती है अपने ऊपर, और एंडोक्यूटिकल ही मॉडिफाइड होके
एक्सोक्यूटिकल में कन्वर्ट होती हैं और एक्सोक्यूटिकल मजीद हार्ड होने के बाद एपिक्यूटिकल में कन्वर्ट हो जाती है। लिहाजा ये आपने याद रखना है कि इसकी मेजर दो लेयर्स हैं, एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। और प्रोक्यूटिकल के अंदर मजीद फर्दर 3 लेयर्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। एक्सोक्यूटिकल जिसमें नंबर 1, नंबर 2 एंडोक्यूटिकल और नंबर 3 मेम्ब्रेनस लेयर जो कि बेसमेंट लेयर कहलाती है। बेसमेंट लेयर है जिसमें एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये लेयर ही एंडोक्यूटिकल को रिलीज करती है। और ये इनकी जो विड्थ है ये काफी ज्यादा होती है एंडोक्यूटिकल की और एक्सोक्यूटिकल की। जो प्रोक्यूटिकल है, प्रोक्यूटिकल इसमें इसकी जो कंपोजिशन है इसमें काइटन होता है, इसकी अपीयरेंस काफी टफ होती है, लेदरी होती है, इसके अंदर पॉलीसैकेराइड्स होती हैं और इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स होती हैं। और उसके अलावा इसमें फर्दर कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन होती है। कैल्शियम कार्बोनेट इसको मजीद हार्ड कर देता है, हालांकि काइटन खुद एक ऐसी प्रोटीन है जो बहुत स्ट्रॉन्ग और हार्ड होती है, टफ होती है ये। और इसको मजीद टफ करने के लिए पॉलीसैकेराइड्स और मुख्तलिफ प्रोटीन्स आ जाती हैं और स्ट्रक्चर को, इस स्केल्स लाइक स्ट्रक्चर को मजीद हार्ड कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, अगर हम इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करें तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल जो एक्सोस्केलेटन की है वो हमें जो फाइलम मोलस्का है, मोलस्का के शेल्स के अंदर नजर आती है। आप ये देख सकते हैं डायग्राम में, ये मुख्तलिफ शेल्स हैं, इसके अंदर एनिमल रहता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ शेल्स हैं जैसे कि समुद्री बाइवल्विया, उसके अलावा कुछ स्नेल्स हैं, ये स्नेल के शेल हैं। ठीक है, ये कैल्शियम से बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से। लैंड स्नेल्स के जो शेल्स हैं इनमें आमतौर पर इतने ज़्यादा मिनरल्स डिपॉजिट नहीं होते। उसकी वजह यह है कि अगर उसमें ज़्यादा ना मिनरल्स डिपॉजिट होंगे उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़मीन के ऊपर एनिमल्स को मूव करना मुश्किल हो जाएगा। ज़मीन के ऊपर एनिमल्स के लिए मूव करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए जो मट्टी के ऊपर स्नेल रहते हैं, लैंड स्नेल के ऊपर जो एनिमल्स हैं उनके शेल के अंदर ज्यादा मिनरल्स डिपॉजिट नहीं होते। इसके अंदर बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सॉफ्ट बॉडी पार्ट रहता है और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की मदद से वो जमीन के ऊपर मूव करता है। अच्छा, सबसे कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन जो है वो इंसेक्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कॉकरोच, ये इसलिए कॉम्प्लेक्स है, ऐसे एनिमल्स के अंदर लेग्स भी होती हैं और लेग्स के अंदर जॉइंट्स होते हैं, इनके विंग्स होते हैं, इनके अंदर एब्डोमेन सेगमेंट होता है, इसके अंदर एक थोरेसिक सेगमेंट होता है। इनके हेड को, इनके एंटीरियर एंड को वाजिया तौर पे प्रोटेक्टेड किया जाता है एक शील्ड से। लिहाजा इंसेक्ट्स के अंदर जो एक्सोस्केलेटन है वो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड और मॉडिफाइड होता है। उसकी वजह यह है कि इनकी बहुत ज्यादा अडॉप्टेशन होती है, इन्होंने उड़ना है, फ्लाई करना है, जमीन पे ऊपर रेंगना है, इन्होंने खुद को डिहाइड्रेशन से बचाना है। उसके अलावा इनके एक्सोस्केलेटन की बॉडी की अंदर की तरफ मसल्स अटैच होते हैं, उन मसल्स की अटैचमेंट के लिए इनके अंदर इमेजिनेशन होती हैं, कुछ रिजिज होते हैं। उसके अलावा जॉइंट्स की मॉडिफिकेशन है जमीन के ऊपर भागदौड़ करने के लिए। और उसके साथ साथ इनका एक्सोस्केलेटन थिन भी होता है, बारीक सॉफ्ट होता है, और जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं वहां पे बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, ताकि और उसके अंदर मसल्स अटैच होते हैं, जैसे कि लार्जर एनिमल्स के अंदर जॉइंट्स में मसल्स अटैच होती हैं, इसी तरह इंसेक्ट्स के जॉइंट्स में मसल्स अटैच होते हैं। और उनकी सबसे बड़ी अडॉप्टेशन, इनके अंदर कुछ सेंसरी ऑर्गन होती हैं, ये सेंसरी ऑर्गन्स भी एक्सोस्केलेटन की मॉडिफिकेशन है जिसको हम कहते हैं सेंसिला या ब्रिसल्स। उसके अलावा इनके अंदर लेंसेज होते हैं इंसेक्ट्स के अंदर, ये भी एक्सोस्केलेटन का पार्ट है। लेंसेज, ब्रिसल्स, सेंसिला, ये सारी की सारी मॉडिफिकेशन है एक्सोस्केलेटन की। लिहाजा इंसेक्ट्स का जो एक्सोस्केलेटन है दैट इज हाईली मॉडिफाइड एंड दैट इज वेरी स्पेशलाइज्ड एक्सोस्केलेटन।
अच्छा, इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो इसके अलावा बॉडी में ओवरऑल एक शील्ड, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और एनिमल्स को रफ एनवायरनमेंट से बचाता है, एनिमल्स को ड्राई होने से बचाता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर एनिमल ग्रो नहीं कर सकता, होल सा चरा होता है बॉडी के ऊपर, एनिमल इसमें ग्रो नहीं कर सकता। तो इन एनिमल्स के पास इसका भी एक सोल्यूशन है, और इनका जो सोल्यूशन इनके पास है वो ये है कि जब इन्होंने अपनी बॉडी को साइज में ज्यादा करना होता है, इनकी ग्रोथ होनी होती है, तो ये अपने पुराने एक्सोस्केलेटन को उतार के फेंक देती हैं और उसकी जगह नया एक्सोस्केलेटन तैयार कर लेते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एक्डाइसिस और मोल्टिंग। लिहाजा द एनिमल्स इन विच रिप्लेस द ओल्ड एक्सोस्केलेटन विद द न्यू वन, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्डाइसिस और मोल्टिंग। मेरा ख्याल आज का जो चैप्टर है इसको हम यहीं पे क्लोज करते हैं। बाकी कल ही इंशाल्लाह ताला हम एक्डाइसिस और मोल्टिंग को मजीद डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने अ, आज वाले सेशन में से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकता है। ही इज मोस्ट वेलकम।